हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड के 10th और 8th की हमारी क्लासें कंटिन्यू चल रही है। 8th में हमने 6.3 कर ली है और उसके बाद हमारी 10th में 3 यूनिट हो चुकी है, 6th, 7th और 8th। हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट हमने यूनिट कंप्लीट की थी। अब हम जो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं तो हम किसी क्लास बेस पे ना होके क्लास 5th से लेके 10th तक ऐसी हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम, विषम, पूर्णांक, समग्र या संयुक्त संख्या। तो ऐसी हम बहुत सी संख्याओं के नाम सुनते हैं और जगह जगह इनके नंबर काम में आते हैं, या कुछ छोटी क्लासों में तो परिभाषाएं आती है, या जैसे बड़ी क्लासें हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम है, एसएससी है, एसएसबी है, सीजीएल है, बैंकिंग से रिलेटेड, तो इन्हीं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कई बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक हम इनका बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो नहीं समझेंगे, तब तक हमारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हम इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम अंकों का जादू। अंकों का जादू हम कैसे करते हैं, यानी कि किन किन संख्याओं के बारे में आज तक हमने क्लास 5th से लेके 10th तक जिन भी अंकों की या संख्याओं के बारे में हमने सुना है, आज हम उनका बेसिक कंसेप्ट इसी एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि हम किन किन संख्याओं के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रकृति की शुरुआत हुई और मानव प्रकृति में आया और उसने वस्तुओं को गिनना सीखा, तो सबसे पहले उसने गिनती कहाँ से स्टार्ट की? 1 से। कि जब उसने वस्तुओं को सीखा तो क्या बोला कि 1, 2, 3, 4। और आज भी अगर हम किसी से भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको अगर हम गिनती बोलने के लिए कहेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से ही स्टार्ट करेगा। तो प्रकृति में जहाँ से गिनती की शुरुआत हुई, यानी वहीं से अंकों की शुरुआत हुई, तो उसने कहाँ से लिखा? 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हमने अंक सबसे पहले देखे। तो शुरुआत में हमने 9 तक ही मानव के पास अंक थे, 1 से लेके 9 तक। तो इनको हमने इसी आधार पर क्या नाम दिया? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब अगर इसमें 9 के बाद कोई वस्तु और आ जाती और अब उनको गिनने को कहते, तो उनके सामने क्या आ जाती? एक प्रॉब्लम आ जाती कि 9 के बाद क्या गिने, तो वापस से 1 से स्टार्ट करना पड़ता। तो फिर क्या हुआ? शून्य का आविष्कार हुआ। तो जैसे ही शून्य का आविष्कार हुआ तो गिनना और आसान हो गया, यानी कि अब हम 9 के बाद भी अगर हमारे पास और ज़्यादा वस्तुएं हैं, संख्याएं हैं, तो हम क्या कर सकते थे? उनको गिन सकते थे। इस तरीके से क्या हुआ कि अंकों का परिवार पूर्ण हो गया। तो इसको हमने क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं। यानी कि अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 और शामिल कर दिया जाए, इस बार गिनती 1 से स्टार्ट नहीं होगी। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर इस 0 और 1 को मिला के 10। इसी तरह आगे हम चलते जाएं तो 100, 1000, आगे जितनी अनंत तक संख्याएं हैं वो इस 1 0 के आने से क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसीलिए संख्याओं के इस समुच्चय को जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने नाम दिया पूर्ण संख्याएं। अब जब हम इन संख्याओं के सेट को हमने देखा तो हम क्या देखते हैं कि जब अंक आए तो हमने उनको जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुणा करना सीखा, भाग करना सीखा। तो हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं तो 2 से विभाजित हो जाती हैं और कुछ संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है। तो आगे फिर हम इन अंकों को और अलग से डिवाइड किया, यानी कि एक हमने नाम सीखा, क्या सुना? सम संख्याएं। अब क्या पता चले कि सम संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए, यानी कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से हम वो संख्याएं अलग कर लें जिनमें 2 का भाग
पूरा पूरा चला जाए। तो इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए वे सम संख्याएं हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें तो कौन कौन सी होगी सम संख्या? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आगे हम जाते जाएं तो ये सब संख्याएं किस में डिवाइड हो जाएगी, यानी उन्हीं संख्याओं से हमने अलग कर लिया सम संख्याएं। फिर हमने एक और नाम सुना कि अगर कोई संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो उन संख्याओं को हमने नाम दिया विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं क्या होगी? जस्ट सम की अपोजिट, यानी कि वह संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए वह विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल लें कि क्या क्या इसके उदाहरण है, तो विषम संख्याएं क्या होगी? 1, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11। तो इस तरीके से ये सब क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राकृत संख्या देख ली, पूर्ण संख्या समझ ली, सम विषम को समझ लिया। फिर जैसे ही इतनी तक की हमने जो गिनती सीख ली, तो जैसे हमने रोजाना का लेन देन शुरू किया तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास सामान या वस्तु आई, फिर हमने उसको क्या लिखा कि अगर हमारे पास कोई अंक या वस्तु या रुपए आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास कोई रुपए दिए या हमने किसी को रुपए दिए या किसी से लिए, तो सुबह से शाम तक जब हम इस तरीके से अपना हिसाब लिखते हैं कि हमारे पास हमने इतने रुपए दिए, इतने रुपए अगले से लिए, फिर हमने अगले इसको इतने रुपए दिए, तो जब शाम को हम वापस से हिसाब करने बैठे तो क्या दिमाग में आएगा कि पूरा जब हमने हिसाब किताब देखा तो क्या देखा कि ये दिए, तो रुपए दिए, उसने हमें दिए या हमने उसे दिए, लिए तो उसने हमसे लिए या हमने उसे लिए। तो इसमें क्या हो गई, हमारे समस्या हो गई कि अब हम इनको कैसे पहचाने। जब हमारे पास लेन देन हो रहा था तब तो हमने उसको याद करने के लिए एक कॉपी में लिख लिया कि उससे हमने इतने रुपए लिए, उसको हमने इतने रुपए दिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सिंबल का यूज़ लिया, यानी कि अगर हमारे पास कुछ वस्तु या रुपए आता है तो हमारे पास जब भी हमारे पास यानी हमने उससे रुपए लिए, तो जैसे ही वस्तु आई हमारे पास तो उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगले सामने वाले से हमारे पास वस्तु आ रही है तो वृद्धि हुई, तो उसको हमने एक सिंबल प्लस से प्रदर्शित कर दिया। अब हमने क्या किया कि सामने वाले को हमें कुछ ना कुछ देना है, तो अगर हम अपने पास कोई वस्तु है उसको अगले को दे दी तो हमारे पास उस वस्तु की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जैसे ही कमी हो गई तो उसको हमने क्या सिंबल दे दिया, नेगेटिव। यानी कि अब जब हम हिसाब करने बैठेंगे तो लिए और दिए का कन्फ्यूज़न हमारा क्लियर हो गया कि हम प्लस देखेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि हमारे पास पैसे वृद्धि हुई है, जुड़े हैं। हम माइनस देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारे पास से पैसे गए हैं, कमी हुई है। तो इस आधार पर हमने संख्याओं को 2 अलग और रूपों में बांट दिया, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। तो इसी को हम यही नाम दे देते हैं कि जो रुपए यानी कि जिन संख्याओं की हमारे पास
कमी हुई तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर। दूसरी हमने पढ़ी धनात्मक संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो इनका कंसेप्ट क्लियर है। अभी जो हमने उदाहरण सीखा, तो ऋणात्मक संख्याएं किसे कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई धन हमारे पास से अगले को दिया है, यानी धन में जो या रुपए में जो या वस्तु में जो कमी हुई है, उस कमी को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक मान। और जिसको हमने किस सिंबल से दर्शाया था? इस तरीके से, माइनस से। जैसे मान लो हमारे पास से ऋणात्मक संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे? -10 है, -9 है, -8 है, यानी कि संख्याओं का अब हमने इस तरीके से रूप लिया। शुरुआत में पैसों का लेन देन ऐसे ही था, 10, 100, 5, 8, तो ये क्या थे? मेन रुपए थे। जब हम पूरे दिन का हिसाब लिखने बैठते हैं और हमें पता चलता है कि क्या हमारे पास से गया या क्या हमारे पास आया, तो जाने वाली वस्तु के आगे हम क्या लगा देते? ये सिंबल माइनस। तो ये माइनस की संख्याएं हो जाएगी और इन्हीं माइनस यानी ऋणात्मक संख्या के वर्ग में आ जाएगी कि ये क्या है? हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई धन या रुपए या वस्तु आ रही है, तो उसको हम किस में लिखेंगे? वृद्धि हो रही है, हमारे पास आ रही है, तो वृद्धि को हमने दर्शाया था प्लस से, कि हमारे पास क्या हो? वृद्धि हो किसी भी संख्या की, धन की, अंकों की, तो उस वृद्धि को हमने दर्शाया था इस पॉजिटिव सिंबल से, प्लस के सिंबल से। तो अब हम संख्याओं को इसी रूप में लिखेंगे, प्लस के 10, प्लस के 9, प्लस के 8। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? धनात्मक संख्याएं। क्लियर है इन दोनों संख्याओं का कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास धनात्मक संख्याएं भी है और ऋणात्मक संख्याएं भी है और जीरो भी है, तो अब अगर हम इन सबको एक साथ मिला दें, यानी इन सारे संख्याओं के सेट को एक साथ मिला दें और एक रेखा पर प्रदर्शित करें, जिसको हम क्या नाम देते हैं? संख्या रेखा। इस नाम से अलग से 6th क्लास में टॉपिक भी है संख्या रेखा पर। तो इस संख्या रेखा पर जब हम इन सारे अंकों को सेट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं इस संख्या रेखा पर, तो हम क्या करते हैं कि ठीक बीच में जो आता है वो क्या आता है? हमारे पास जीरो। क्या आता है? ठीक बीच में जीरो। अब जीरो के हम इस साइड क्या लेते हैं, यानी कि शुरुआत में जो अंकों की शुरुआत हुई थी जीरो से, तो जीरो के बाद गिनती करेंगे हम 1, 2, 3, इस तरीके से आगे अंक चलते जाएंगे। तो ये हमारे क्या हुए? धनात्मक या पॉजिटिव नंबर। अब हम क्या देखते हैं? धनात्मक के साथ ऋणात्मक अंक भी हैं, तो इनको हमने इस संख्या रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में प्रदर्शित किया। तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, -3, -4 और -5। तो इस तरीके से जब एक रेखा पर हमने इस सभी संख्याओं को प्रदर्शित कर दिया, जिसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, जीरो भी है, तो इन सारे संख्याओं के समुच्चय को हमने एक नया नाम दे दिया। यानी इन सारे संख्याओं के समुच्चय को हमने क्या नाम दे दिया? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहेंगे? अगर इसकी हम डेफिनेशन ले तो हमने संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित कर दिया। परिभाषा की बात आए तो हम लिखेंगे पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। तो जब भी इसकी परिभाषाएं आए तो हम क्या लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है, वह संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक संख्याएं भी हो, वह शून्य भी हो।
वह संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं व शून्य शामिल हो। तो ऐसे सेट को, संख्याओं के ऐसे समूहों को, संख्याओं के ऐसे समूहों को क्या कहेंगे हम? एक अलग से नाम दे दिया, पूर्णांक या इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। क्लियर है? तो अब तक हमने धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो को शामिल करके एक नया नाम दिया, पूर्णांक संख्याएं।